हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड वी आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करने वाले हो तो स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। ईयर 2024 में ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे चेंजेस हुए हैं ना, मतलब ये मान लो कि एवरी मंथ या एवरी सेकंड मंथ कुछ ना कुछ नया अपडेट जो है वो आ ही रहा था। तो गाइज देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया में फैब इंटेक तो हो गया है खत्म, और अगर अब आप जुलाई इंटेक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस हैं जो कि पहले नहीं थे, तो क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में वही सारे चेंजेस जो है मैं समराइज करने वाली हूँ, ताकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें तो ये सारे चेंजेस आप टेक केयर करें। सो गाइज, सबसे पहला चेंज है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट थी उसे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिया था। अब अगर आप लोग 2025 में अपने लिए स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को, अगर आप आइल्स देते हैं तो आइल्स में जो मिनिमम बैंड की रिक्वायरमेंट है वो है 6 बैंड, और अगर आप किसी दूसरे मीडियम को चूज करते हैं, यानी अगर आप पीटी देते हैं या कुछ और देते हैं, तो इसी के इक्विवेलेंट बैंड अब आप लोगों को लाने पड़ेंगे। यही बैंड पहले हमें लाने होते थे 5.5, लेकिन अब अगर आप बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करते हैं तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है वो हो गई है 6 बैंड। वहीं अगर आप कोई एलिकोस कोर्स करते हैं तो उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट थी 4.5 और अब वो इंक्रीज होकर के हो गई है 5 बैंड। फाउंडेशन पाथवेज वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट सेम है, तो उसके लिए आप लोगों को लाने होंगे आइल्स में 5.5 बैंड। मार्च 2024 में ही गवर्नमेंट ने जो टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा है उसके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया था। अब अगर आप लोग टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 6 की जगह लाने होंगे 6.5 बैंड। पहले 6 बैंड लाने होते थे, अब लाने होंगे 6.5 बैंड इन आइल्स। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने जो वैलिडिटी पीरियड था एक्चुअली उसको भी रिड्यूस कर दिया है। पहले आपका जो स्कोर कार्ड था वो 3 साल तक वैलिड रहता था, लेकिन अब जो उसका वैलिडिटी पीरियड है वो केवल 1 साल है। तो मतलब ये कि अगर स्टूडेंट वीज़ा के टाइम पे आपने आइल्स दिया था तो भाई टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको फिर से आइल्स देना पड़ेगा। सेकंड चेंज वो भी मार्च में ही आया था। तो मार्च में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जीटीई को रिप्लेस करके जीएस रिक्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। तो पहले क्या होता था, जब आप लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे तो आप लोगों को एसओपी लिखना होता था लगभग 300 वर्ड्स का। ठीक है, उसमें आपको बताना होता था कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों आना है, क्या स्टडी करनी है और ये स्टडी क्यों करनी है, इस तरह की कुछ चीज़ें आप लोगों को लिखनी होती थी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में 300 वर्ड में बताना होता था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था मार्च 2024 में कि जीटी को तो कर दिया खत्म और उसकी जगह वो लेकर आ गए जीएस रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली तो देखो, जीएस रिक्वायरमेंट में भी वही सारी चीज़ें हैं, बस उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने एक सेट क्वेश्चंस जो है वो दे दिए हैं और आपको 1 बाय 1 हर क्वेश्चन का आंसर करना है, और आंसर करने के लिए जो लिमिट है वर्ड्स की वो है 150 वर्ड्स। तीसरा चेंज जिसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है एक्चुअली, जो कि देखा जाए तो अच्छा चेंज भी नहीं था, और वो चेंज था रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो मई 2024 में गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो थी उसको इंक्रीज कर दिया था। तो अभी ये कि भाई अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो जो आपका अपना 1 साल का एक्सपेंस जो आप लोगों को दिखाना होता है ना, लिविंग एक्सपेंस जो है, लिविंग कॉस्ट जो है, वो अब आप लोगों को शो करनी होगी 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ये जो अमाउंट है ये है मेन एप्लीकेंट के लिए। अगर आपके साथ आपका पार्टनर भी आता है तो आपको अपने पार्टनर के लिए शो करने होंगे 10,394 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एज ए लिविंग एक्सपेंस फॉर 1 ईयर। और अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट है, आपका किड वगैरह है, बच्चे हैं, तो पर चाइल्ड आपको शो करना होगा 4,449 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर आपका स्कूल गोइंग किड है तो उसके लिए एडिशनली आप लोगों को शो करना होगा 13,502 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 13,502 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये अब लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा, और उससे रिलेटेड जो फाइनेंस आपको दिखाना है वो। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में यही नहीं, एक चेंज और गवर्नमेंट ने किया था। तो जो आप लोगों को स्पॉन्सर करता है आपके स्टूडेंट वीजा के लिए, यानी कि फाइनेंशियली जो आपको स्पॉन्सर करता है, उनका जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया था। पहले जो इनकम थी वो होनी चाहिए थी एनुअली 72,465, अब वही गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके कर दी है 87,856 ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
तो गाइस, जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप लोग फंड शो करते हो, उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने होते हैं, तो उसके लिए अब आप लोगों को ये इनकम का थ्रेशोल्ड ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप लोगों को सारे ITR वगैरह सब कुछ शो करने होते हैं। कई बार केवल फंड प्रॉपरली शो नहीं करने की वजह से ही स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अनदर चेंज जो आया था जुलाई 2024 में, और वो भी एक अच्छा चेंज नहीं था एक्चुअली, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीज़ा की फ़ी को रातों रात बढ़ा दिया था, और थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरे 125% उन्होंने फ़ी बढ़ा दी थी। तो जहां स्टूडेंट वीज़ा की फ़ी $710 थी, वही फ़ी आज की डेट में अब हो गई है $1600। तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना डे बाय डे ऑस्ट्रेलिया में कॉस्टली होता जा रहा है। फ़ी भी बढ़ गई है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई हैं। जुलाई 2024 में ही ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली वीज़ा हॉपिंग को भी बंद कर दिया था, फुल स्टॉप लग गया था। तो पहले क्या होता था भाई कि विजिटर वीज़ा पर लोग ऑस्ट्रेलिया आते थे और फिर क्या करते थे, किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल करके और जो है अपना विजिटर वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करा लेते थे। बट अब क्या है, जुलाई 2024 के बाद से आप अपने विजिटर वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने एक बार टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा ले लिया है, जो स्टडी के बाद हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर वो वीज़ा आपने एक बार ले लिया है तो ऑन शोर से आप दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया को पहले लीव करना पड़ेगा, अपनी कंट्री वापस जाना होगा, और फिर जो है आप ऑफशोर यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अपनी होम कंट्री से जो है स्टूडेंट वीज़ा दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज पहले ये भी होता था एक्चुअली कि जिन्होंने स्टडी एक बार स्टडी खत्म होने के बाद टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई किया और मान लीजिए समहाउ जो उनका PR का प्रोसेस है वो भाई नहीं हो पाया, तो लोग क्या करते थे, दोबारा स्टडी में अपने आप को एनरोल कर लेते थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया से भाई जाना तो है नहीं, अल्टीमेटली जो एम है वो PR लेना है, परमानेंट रेजिडेंसी लेना है, तो चलो इस कोर्स में अगर नहीं हो पा रहा है तो हम कोई दूसरा कोर्स कर लेते हैं जो PR लिस्ट में हो। तो इस तरह से लोग किया करते थे, तो वो चीज़ भी गवर्नमेंट ने फिनिश कर दी है। जुलाई में ही गवर्नमेंट टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा को लेकर के भी काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आई थी। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा की डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जो कैटेगरीज हैं डिफरेंट, उन्हें भी रीनेम कर दिया था और उनमें कुछ चेंजेस किए थे। तो जो सबसे पहली कैटेगरी थी ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, उसे गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया है, एंड नाउ इट इज़ पोस्ट वोकेशनल एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। तो बेसिकली ये देखिए कि अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया है, कोई ट्रेड कोर्स किया है, जो कि यहाँ की MLT SSL लिस्ट का पार्ट है, यानी कि जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट का पार्ट है, यानी कि जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, अगर वो जो है इस लिस्ट का पार्ट है, तो अब आप जो पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई करोगे वो आपको मिलेगा 18 मंथ्स का। और साथ ही इसके लिए गवर्नमेंट ने एज की जो लिमिट थी उसको भी चेंज कर दिया है। पहले आप लोग अप टू 55 तक ये जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो एज रिड्यूस कर दी है। तो अब इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 35 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड स्ट्रीम थी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो उसे भी गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया है और अब उसका नाम हो गया है पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। यानी कि जब आप अपनी बैचलर, मास्टर या PhD के बाद जो वीज़ा अप्लाई करते थे, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो है ये कैटेगरी। और इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए एज लिमिट को कर दिया रिड्यूस। 55 पहले एज लिमिट थी, तो अब हो गई है वो 35 ईयर। केवल जो PhD या फिर मास्टर बाय रिसर्च वाले हैं उनके लिए अभी भी जो एज है दैट इज 55 ईयर्स। और साथ ही जो ये पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता था तो उसका भी गवर्नमेंट ने जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया। बैचलर के बाद आप लोगों को मिलेगा अब 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। वहीं अगर आपने मास्टर की है बाय कोर्स वर्क तो आप लोगों को मिलेगा 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। और अगर आपने मास्टर बाय रिसर्च या PhD की है तो आप लोगों को मिलेगा 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। बट ये जो चीज़ है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग स्टिल इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अभी भी अगर आप बैचलर करते हैं तो बैचलर के बाद आप लोगों को 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। वहीं अगर आपने मास्टर्स की है तो भी आप लोगों को 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। और अगर आपने PhD वगैरह की है तो आप लोगों को मिलेगा 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो ये कि भाई हाँ, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए थोड़ी सी एक अच्छी न्यूज़ थी कि चलो उनके लिए केवल एज का ही जो था चेंज इम्प्लीमेंट हुआ था, ये वाला जो चेंज था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो सेकेंड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम थी उसे भी गवर्नमेंट ने रिनेम कर दिया था, एंड दैट इज नाउ सेकेंड पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। और जो रिप्लेसमेंट स्ट्रीम थी वो फिलहाल के लिए हो गई है एंड। ईयर 2024 के आखिर में गवर्नमेंट फिर एक चेंज लेकर आई थी, और वो चेंज ये था कि भाई जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 थी वो गवर्नमेंट ने कर दी बंद और उसकी जगह आ गई MD 111, मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111।
अब मिनिस्ट्री डायरेक्शन जो 111 गवर्नमेंट लेकर आई थी वो लाई थी स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मिनिस्ट्री डायरेक्शन 111 को लेकर आई थी। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि इसको गवर्नमेंट ने 2 लेवल्स में डिवाइड किया, प्रायोरिटी लेवल 1, प्रायोरिटी लेवल 2। तो प्रायोरिटी लेवल 1 में क्या था कि आपकी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फास्ट तरीके से प्रोसेस होगी। कब? तब जब आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी अपने अलोकेटेड स्टूडेंट्स का जो नंबर उनको मिला है एक्चुअली, उस नंबर के 80% को अगर रीच नहीं किया है तो भाई आपकी एप्लीकेशन फास्ट तरीके से प्रोसेस होगी, जल्दी से प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है वो यूनिवर्सिटी अपने 80% थ्रेशोल्ड पर पहुंच गई है, तो फिर जो आपकी स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन है वो स्टैंडर्ड तरीके से प्रोसेस होगी, या फिर ये कह लीजिए कि भाई वो फास्ट प्रोसेसिंग में नहीं आएगी। अब ये जो थ्रेशोल्ड की बात है ये बेसिकली रिलेटेड है स्टूडेंट वीज़ा कैपिंग से। तो 2024 में देखिए कैपिंग की न्यूज़ आई थी कि भाई हाँ 2025 के लिए जो है कैपिंग लगने वाली है, और केवल 2,70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही ऑस्ट्रेलिया में आकर के स्टडी करेंगे। बट ये हुआ कि भाई बाकी सारी जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने इसका काफ़ी अपोज किया, और ये बिल फिलहाल के लिए तो पास हुआ नहीं है। पर उसी टाइम में गवर्नमेंट ने एक लिस्ट रिलीज कर दी थी जिसमें सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को एक नंबर दे दिए गए थे कि भाई ये एक्स यूनिवर्सिटी इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेगी, ये यूनिवर्सिटी इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेगी। तो उसी लिस्ट को बेंचमार्क करके ही इन्होंने वो 80% डिसाइड किया है। सो फॉर एग्जांपल बता देती हूँ कि मान लीजिए कोई एक्स यूनिवर्सिटी है जिसे कहा गया था कि वो 1,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकती है। तो आपने अगर उस एक्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और उसके ऑलरेडी 850 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसका तो 80% रीच हो गया, उसका तो मोर देन 80% हो गया। तो उस यूनिवर्सिटी में अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो भाई आपके एप्लीकेशन के सक्सेस के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि भाई प्रोसेसिंग में टाइम भी बहुत लंबा लग सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं उस यूनिवर्सिटी में केवल अभी 400 बच्चे ही इनरोल हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 80% रीच नहीं हुआ है। तो ये कि हाँ एप्लीकेशन के सक्सेस रेशो भी अच्छा खासा है, मतलब हो सकता है कि जल्दी सक्सेस हो जाए आपकी एप्लीकेशन और उसका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। तो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 के आने से ये फायदा हुआ था कि भाई हाँ पहले क्या था कि जो यूनिवर्सिटीज हम लेवल में डिवाइड किया हुआ था ना कि अगर आपने लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो भाई हाँ बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन ना जल्दी होगी प्रोसेसिंग, और वीज़ा भी जल्दी आ जाएगा, इस तरह से प्रोसेसिंग होती थी। लेकिन अभी ये था कि नहीं, अब आप चाहे किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, चाहे वो लेवल 1 की हो, 2 की हो या 3 की हो, अब जो बेंचमार्क है वो होगा वो 80%, ना कि ये कि वो किस लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो गाइज ये सारे चेंज हुए थे 2024 में, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड चेंजेस आने अभी तक बंद हुए नहीं हैं। जनवरी 2025 में भी एक नया चेंज आया स्टूडेंट वीज़ा को लेकर के, और वो ये था कि भाई अगर आप यहीं ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑन शोर हैं, और अगर आपको दूसरा या कोई नया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, होता है ना कई बार आपने कोर्स चेंज किया है, यूनिवर्सिटी चेंज की है, तो उस केस में ये कि केवल ऑफर लेटर के बेसिस पर आप अपना वीज़ा बदल नहीं सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी से COE चाहिएगा, कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट ही चाहिए। तो उसके बाद ही अगर आपको वीज़ा चेंज करना है तो वो होगा, केवल ऑफर लेटर के बेसिस पे नहीं होगा। जनवरी का एक चेंज हो गया 2025 में। अब फरवरी 2025 में भी एक नया चेंज आया, और वो आया टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा की जो एप्लीकेशन फ़ी थी, जो कॉस्ट थी, वो भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है, ठीक है। तो ये कि अब अगर आप लोगों को टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करना है आफ्टर 1 Feb, ठीक है, ये चेंज इम्प्लीमेंट हुआ है आफ्टर 1 Feb, तो आप लोगों की जो फ़ी होगी मेन एप्लीकेंट की वो होगी 2,235 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहीं अगर आपको आपके पार्टनर का भी वीज़ा अप्लाई करना है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो उसके लिए कॉस्ट होगी 1,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर आपको डिपेंडेंट का अप्लाई करना है तो उसके लिए अब कॉस्ट होगी 560 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो गाइज ये थे वो सारे चेंजेस जो कि प्रीवियस ईयर 2024 और अब तक Feb 2025 तक स्टूडेंट वीज़ा को लेकर के हुए हैं। तो अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप ये सारे चेंजेस जो है वो टेक केयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। एंड एक्सप्लोर आवर चैनल, उस पर आपको स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो सारे चेंजेस मैंने आप लोगों को बताए हैं उनके भी अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को वो भी वीडियोस मिल जाएगी। स्टूडेंट के एक्सपेंस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी, क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी है जब आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं,
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं आप लोगों को, क्या क्या सामान आप लोगों को लाना है ऑस्ट्रेलिया और क्या सामान आपको नहीं लाना है, क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगी। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।